हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन कर लिया। अब इस वीडियो में हम हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है उसको जानेंगे। इसको ढंग से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज को आपको बारीकी से समझना है। देखो, मानव का जो हृदय होता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा कि 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ा तब हमने देखा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, पक्षी और मगरमच्छ, इनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 आलिंद, 2 तो इसमें आलिंद होते हैं जिसे एट्रियम, और 2 ही इसमें होते हैं निलय जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। तो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हृदय में इस तरह देखें तो ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, इस तरह हम जब खड़े हैं तो ये लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। ठीक है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ध्यान रखना। तो इस तरह 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपरी जो भाग है हृदय के जिसे आलिंद कह रहे हैं, नीचे निलय होता है। ठीक है, ऊपर जो है वो आलिंद है। तो ये जो संरचना है ये आलिंद है। तो ये राइट एट्रियम है, दायां आलिंद, ये लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद। नीचे ये राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। ठीक है, इस तरह ये 4 भाग तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद हम हृदय में किस तरह ब्लड आता है, अगर हम उसको देखते जाएं तो इसके सभी पार्ट्स धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। पूरे बॉडी से, हमारे जो पूरे बॉडी से जो ब्लड आता है वो सबसे पहले दाएं आलिंद में आकर गिरता है। किस में आता है? दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में। और ये कौन सी सिराएं, हम सब जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, अनऑक्सीकृत जो रुधिर होता है वो सिराओं द्वारा लाया जाता है हृदय में। और हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीकृत रुधिर है, वो ले जाने वाली कौन होती है? धमनियां होती है। कौन होती है? धमनियां होती है। तो पहले बात करते हैं सिराओं की, वेन्स की। तो पूरे बॉडी से सुपीरियर वेना केवा ऊपरी भाग से, शरीर के ऊपरी भाग से, और इंफीरियर वेना केवा ये शरीर के निचले भागों से ये सिराएं रुधिर को लेकर आती है। ठीक है, इसे अग्र महाशिरा, ये शरीर के आगे वाले भाग, ऊपरी भागों से ब्लड दाएं आलिंद में लेकर आती है। और ये पश्च महाशिरा ये शरीर के निचले भागों से ब्लड लेकर आती है। और लाती कहाँ है ये लाती है दाएं आलिंद में। इसके अलावा हृदय से भी जो अशुद्ध रुधिर है या अनऑक्सीकृत जो रुधिर है वो रुधिर भी यहाँ डाल दिया जाता है, दाएं आलिंद में ही। और ये रुधिर लाने वाली जो शिरा है उसे हृदयी शिरा या कोरोनरी साइनस कहते हैं। ठीक है, इसे हृदयी शिरा या कोरोनरी साइनस कहते हैं, कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये हृदय से जो रुधिर है वो यहाँ लाकर डालती है। ठीक है, तो पहले हमने देखी क्या क्या 3 विशेष संरचनाएं, पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और हृदयी शिरा। ये तीनों की तीनों शिराएं पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो दाएं आलिंद में डालती है। और ये जो मैंने नीले रंग से इसलिए बनाया कि ये सारा रुधिर होगा कैसा? अनऑक्सीकृत होगा। कैसा होगा? अनऑक्सीकृत होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ ब्लड आए, यहाँ से फिर ये जो ब्लड है
ये जो ब्लड यहाँ इकट्ठा हो गया, अब ये ब्लड पहुँचता है दाएं निलय में। कहाँ पहुँचता है? दाएं निलय में पहुँचता है। और पहुँचते समय यहाँ बीच में एक वाल्व पाया जाता है, दाएं साइड में एक वाल्व पाया जाता है। ये इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसे, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, जब इसे हम ऊपर से देखें तो इस तरह इसमें 3 कस्प नजर आते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये वाल्व करते क्या है? इस वाल्व का कार्य ये है कि ये रुधिर जब आलिंद से निलय में आता है, आलिंद से निलय में जब आ जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये बंद हो जाता है। और बंद होते ही क्या होगा कि निलय से ब्लड वापस आलिंद में नहीं जा सकता। तो ये विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य कर रहा है। हम सीधे शब्दों में कहें तो विपरीत प्रवाह, उल्टा नहीं जाए, ये रोकने का कार्य करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब जो ब्लड है इस ट्राइकस्पिड वाल्व से ये पहुंचता है इस धमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है, यहाँ से ये जाता है लंग्स में पहुंचता है। तो इसका जो शुरू का जो भाग है, हृदय में जो ये भाग है इस धमनी का, इसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। यहां से लेकर यहां तक का भाग पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। और इसके बाद में ये दोनों फेफड़ों में जाने के लिए डिवाइड हो जाती है, तब इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, तब इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। धमनी, इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या देखा कि अभी जो रुधिर आ रहा था बॉडी से वो कैसा था? अनॉक्सीकृत था। ये अनॉक्सीकृत रुधिर ही इस धमनी द्वारा फेफड़ों तक जा रहा है। तो धमनी तो कभी अशुद्ध रुधिर या ये अनॉक्सीकृत रुधिर ले ही नहीं जाती, ये तो अपवाद हो गई। तो ये आपको अपवाद जरूर याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र धमनी है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, जो अनॉक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है फेफड़ों तक। अपवाद हो गया, सभी धमनी ऑक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अनॉक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है। सभी धमनियां ऑक्सीकृत ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अनॉक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है। और जाती कहाँ है? हृदय से फेफड़ों में, हृदय से लंग्स में जाती है। अब फेफड़े क्या काम करते हैं? जो लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं लंग्स, वो क्या काम करते हैं? वहां पर ब्लड में, जैसे ये ब्लड है, इस ब्लड में ऑक्सीजन तो डाल दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है। यानी कि अब ब्लड जो है वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। और वो ऑक्सीकृत रुधिर जो है वो 4 पल्मोनरी वेन द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ जो ये 4 गोले बना रखे हैं, ये 4 गोले 4 पल्मोनरी वेन के, 2 पल्मोनरी वेन एक फेफड़े से, जैसे दाएं फेफड़े से, और 2 बाएं फेफड़े से आती है। इस तरह 4 पल्मोनरी वेन होती है। तो 4 जो होती है पल्मोनरी वेन होती है। क्या होती है? पल्मोनरी वेन। हिंदी में कहें इसे फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा जो है वो कैसा ब्लड लेके आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आई। और कहाँ डाला इसने? बाएं आलिंद में। कहा? बाएं आलिंद में इसने ब्लड को डाला। अब ये भी क्या हो गई? अपवाद हो गई। ये भी क्या हो गई? अपवाद।
क्योंकि हमने देखा कि सभी शिराएं जो होती है वो कैसा ब्लड लेके जाती है बॉडी में, ये डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत रुधिर ले जाने का कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी वेन जो है, ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीकृत रुधिर लेकर आती है। और कहाँ लेकर आती है? बाएं आलिंद में। कहाँ लेकर आती है? बाएं आलिंद में। ठीक है, तो ये दो अपवाद जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों में ही आगे फुफ्फुस लगता है। शिरा अपवाद वाली है तो फुफ्फुस शिरा, धमनी अपवाद वाली है तो फुफ्फुस धमनी। ठीक है, उल्टा काम करेगी। अब जो ब्लड है कहाँ आकर भर गया? बाएं आलिंद में ब्लड आकर भर गया। अब ये ब्लड बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाती है। कहाँ जाती है? बाएं निलय में ये ब्लड पहुंच गया। और इस समय भी यहाँ एक वाल्व मिलता है, बाईं साइड में एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो रुधिर अब बाएं आलिंद से बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व की सहायता से कहाँ पहुंच गया? अब अंदर कहाँ? बाएं निलय में आ चुका है। जब बायां निलय पूरा भर जाएगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे माने, बाईं साइड में बाइकस्पिड, बाईं साइड में बाइकस्पिड, शेष बच गया दाईं साइड में ट्राइकस्पिड। बाईं साइड में बै से बै हो रहा है ना, बाईं साइड में बाइकस्पिड तो दाईं साइड में ट्राइकस्पिड। अब जो ब्लड है इस बाएं निलय से, कहाँ से? बाएं निलय से पूरे शरीर में सप्लाई होता है। और पूरे शरीर में सप्लाई करने वाली जो धमनी है उसे अओर्टा या महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। देखो ये यहाँ इस तरह निकल रही है और पूरे बॉडी में ये जाएगी, इसे महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं, या इंग्लिश में अओर्टा इसे कहते हैं। इस अओर्टा पर भी यहाँ एक वाल्व पाया जाता है। चूंकि अओर्टा पर ये वाल्व है तो इसे अओर्टिक वाल्व कहते हैं। अओर्टिक वाल्व इसे कहते हैं, अओर्टिक वाल्व इसे कहते हैं। ठीक है, तो हृदय के मेन पार्ट्स हमने अभी यहाँ देख लिए हैं। क्या क्या? हृदय में 4 तो प्रकोष्ठ का 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। फिर हमने इसके साथ ही धमनियां देखी, शिराएं देखी। शिराओं में अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा कहाँ आकर खुल रही है? दाएं आलिंद में। एक हृदयी शिरा दाएं आलिंद में। इसी तरह हमने धमनी देखी, एक धमनी देखी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, जो दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों तक लेकर जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अब देखी हमने महाधमनी। ये महाधमनी बाएं निलय से पूरे शरीर में लेके जाती है। इसके अलावा हमने तीसरी देखी फुफ्फुस शिरा, जो फेफड़ों से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर आती है। ठीक है, ये हमने पार्ट्स देखे। इसके अलावा हमने वाल्व्स देखे, कुछ अर्धचंद्राकार वाल्व ये होते हैं, सेमी लूनर वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमने दाईं साइड में देखा ट्राइकस्पिड वाल्व। कहाँ होता है? आलिंद और निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, एक हमने ये जो फुफ्फुस धमनी है, इस धमनी पर भी यहाँ हमने एक वाल्व देखा, इसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये जो फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, ट्रंक का जो शुरुआत वाला जो भाग होता है, यहाँ पर ये वाल्व होता है। इस वाल्व को चूंकि पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी ट्रंक पर है तो इसे पल्मोनरी वाल्व इसे कहते हैं। इसी तरह महाधमनी जो है, अओर्टा जो है, वहां पर भी वाल्व होता है, अवोर्टिक वाल्व कहते हैं। जितने भी वाल्व हैं सभी का काम सिर्फ एक है कि रुधिर को आगे तो जाने देते हैं, वापस आने से रोकते हैं। रुधिर को आगे जाने देंगे,
और रोकेंगे किससे, वापस बैक फ्लो को ये रोकने का कार्य करते हैं सभी वाल्व। यहाँ हमने देखो ये जो फुफ्फुस सिरा है इस पर किसी तरह के कोई वाल्व की चर्चा नहीं की, फुफ्फुस सिरा पर कोई वाल्व नहीं होता है। इसके अलावा जो अग्र महासिरा है उस पर भी कोई वाल्व नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पश्चिम महासिरा और हृदय सिरा है इन पर एक पेशीय वाल्व पाया जाता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार नहीं, पेशीय वाल्व इन पर पाया जाता है। किस किस पर, पश्चिम महासिरा और हृदय सिरा पर पेशीय वाल्व पाया जाता है। ये भी बैक फ्लो को रोकने का ही काम करते हैं। लेकिन अग्र महासिरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, किस किस पर वाल्व नहीं होता, अग्र महासिरा और ये जो 4 फुफ्फुस सिराएं होती है इन पर वाल्व नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। सिरा केवल पश्चिम महासिरा और हृदय सिरा पर वाल्व होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो हमने इसकी हृदय की आंतरिक संरचना पार्ट्स देखे, लेकिन यहाँ हृदय में और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रही है। देखो अब यहाँ सेप्टम की बात करते हैं। कुछ हृदय के इसी तरह जो हृदय के आलिंद हैं वो भी आपस में बटे हुए होते हैं, उनके बीच में पर्दा होता है, पट होता है, तो उसे हम यहाँ इधर समझते हैं। जो 2 आलिंद, ये जो इस तरह समझिए कि ये जो 2 आलिंद जो होते हैं उन आलिंदों के बीच में भी एक पट पाया जाता है जो इन्हें अलग करता है। आलिंदों को अलग करने वाली संरचना सेप्टम पट होता है। ये जैसे राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, एक सेप्टम होता है, एक पर्दा होता है, ठीक है। जैसे एक आप इसे समझो कि चूंकि ये कक्ष है, चैम्बर है, इस तरह एक चैम्बर होगा, एक दूसरा चैम्बर इस तरह होगा, तो इन दोनों चैम्बरों को अलग करने के लिए बीच में एक पट होता है जो इनको अलग करता है, इस तरह दोनों चैम्बरों को अलग करता है, ठीक है। इस अलग करने वाली जो संरचना है, ये जो अलग करने वाली संरचना है, इस संरचना को चूंकि आलिंदों के बीच में है तो इसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। आलिंदों के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, या हिंदी में कहें तो इसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। हिंदी में इसे अंतर आलिंद पट कहते हैं, आंतर आलिंद पट, आंतर आलिंद पट इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो पट जो होता है इसके बीचों बीच में से लगभग एक इस तरह एक अंडाकार छिद्र होता है, एक अंडाकार छिद्र नहीं गड्ढा कहेंगे हम, यहाँ अंडाकार एक गड्ढा होता है, ठीक है। इस गड्ढे को फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं, अंडाकार खात कहते हैं, अंडाकार खात, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस इसे कहते हैं, ठीक है। यह बंद होता है, दोनों को ये सेपरेट ही कर रहा होता है। लेकिन जब ये भ्रूणी अवस्था में होता है, कब, जब हृदय भ्रूण में अवस्था में रहते हैं, जब गर्भ अवस्था में हम होते हैं, उस समय ये जो फोसा ओवेलिस होता है वास्तव में गड्ढा न होकर छिद्र होता है। यहाँ गड्ढा नहीं होता बल्कि छिद्र ही होता है सेप्टम में, यानी कि दोनों आलिंदों का आपस में संपर्क होता है। उस समय दोनों आपस में रुधिर का लेन देन कर रहे होते हैं इस छिद्र द्वारा, इसलिए उस छिद्र को फोरामन ओवल कहते हैं, फोरामन ओवल क्या कहते हैं, फोरामन ओवल कहते हैं, फोरामन ओवल कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जनरल साइंस में अक्सर पूछी जाती है कि ब्लू बेबी क्या होते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग क्या होता है। तो कुछ बच्चों में ये जो छिद्र है वो जन्म के बाद भी बंद नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि ये जन्म के समय, जन्म से कुछ पूर्व ही ये बंद हो जाता है, फोसा ओवेलिस अंडाकार खात में ये परिवर्तित
हो जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी स्थितियां हो, कुछ प्रदूषित क्षेत्रों में रहें जहां नाइट्रेट का प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहां ऐसी स्थिति होती है कि ये छिद्र बंद नहीं होता, खुला ही रहता है। अब जब खुला रहेगा तो अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर, या यूं कहें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी नसों में हमेशा जो है अशुद्ध शुद्ध दोनों मिक्सचर ही बहता रहेगा, अलग नहीं होगा, चाहे धमनी हो चाहे शिरा हो। हमने क्या देखा कि धमनियों में हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड है, शिराओं में है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इस स्थिति में दोनों में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता रहेगा। ऐसे में जो बच्चा होगा उस पर जो है नीला रंग प्रकट होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रकाश को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसका परावर्तन करता है, इसलिए नीला दिखता है। तो बच्चे जो है वो नीले रंग के नजर आते हैं। तो इस बंद न होने की वजह से जो सिंड्रोम हुआ उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जो रोग हुआ उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और किसकी वजह से हुआ? ये नाइट्रेट के पॉल्यूशन की। जल में, पानी में अगर नाइट्रेट का पॉल्यूशन होता है, किसका? नाइट्रेट का अगर पॉल्यूशन होता है जल में, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम डेवलप होता है, जिसमें क्या होता है? फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज नहीं होता है, बंद नहीं होता है, खुला ही रह जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी। तो एक तो क्या देखा हम, दोनों आलिंदों के बीच में भी एक सेप्टम होता है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। जब दोनों आलिंदों के बीच में होता है तो दोनों निलय के बीच में भी इस तरह ये अलग करने वाली संरचना होती है दोनों निलयों को। और इस दोनों निलय को अलग करने वाला जो सेप्टम है उसे, ये जैसे एक निलय ये है, दूसरा निलय ये, तो इसको अलग करने वाला ये जो संरचना है सेप्टम जो है, इस सेप्टम को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या हिंदी में कहें तो अंतर निलय पट। हिंदी में याद करना बहुत आसान है, अंतर निलय पट, निलयों के बीच का पट, अंतर निलय पट। ठीक है, तो हमने दो संरचनाएं, दो पट और देखे। आलिंदों के बीच में अंतर आलिंद पट, दोनों निलय के अलग करने वाला अंतर निलय पट। इसी तरह आलिंद और निलय को भी ये जो सेपरेट कर रहा है, जिस पर ट्राइकस्पिड वॉल है, उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। वहां एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों शब्द जोड़ दो, या आलिंद निलय पट हिंदी में। तो यहां अगर मैं तीसरा बताऊं कि ये आलिंद हो गया, ये निलय हो गया, इस तरह आलिंद और ये निलय। तो आलिंद और निलय के बीच में भी तो पट होता है, इस पट को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या आलिंद निलय पट, आलिंद निलय पट, आलिंद निलय पट, आलिंद निलय पट कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो हमने तीन तरह के जो पट हैं वो भी जाने, कैसे? दोनों आलिंदों के बीच में अंतर आलिंद पट, दोनों निलयों के बीच में अंतर निलय पट, और आलिंद और निलय के बीच में आलिंद निलय पट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दीवारों की भी। जैसा कि चित्र में आपको नजर भी आ रहा होगा, आलिंदों की दीवार पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती। आलिंदों की दीवार पतली होती है, इसलिए इनका कोष्ठ जो है, जो चैम्बर है, वो बड़ा होता है। ठीक है, इनका चैम्बर बड़ा होता है, जबकि निलियों की जो दीवार है वो अधिक मोटी होती है। निलियों की दीवार अधिक मोटी होती है, निलियों की दीवार अधिक मोटी होती है, और ये डिपेंड करता है उनके कार्यों पर। एक बार सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ है कि इन चारों चैम्बर में सबसे अधिक मोटी दीवार किसकी होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्य कर कौन रहा है? बायां निलय, क्योंकि ये पूरे जोर के साथ, प्रेशर के साथ महाधमनी द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में इसे पहुंचाना है, तो ये ज्यादा प्रेशर बनाएगा।
ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो इसकी भित्ति ज़्यादा मोटी होगी। तो सबसे अधिक मोटी भित्ति जो होती है वो बाएं निलय की होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की भित्ति सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस हृदय चक्र को पढ़ेंगे कि किस तरह हृदय कार्य करता है और उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। ऐसे नोड क्या होता है जिसे पेसमेकर कहते हैं, एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हीज क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर क्या होते हैं, वो सब डिटेल से जानेंगे और कार्डियक साइकिल को हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।